हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 20 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे 20 अगस्त के सारे टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने के पहले हम लोग चर्चा करेंगे कल के क्वेश्चंस की। जो कल हमने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा था, पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 4 राज्यों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, गोवा। तो गोवा के राज्यपाल जो कि सत्यपाल मलिक जी थे, सत्यपाल मलिक जी को अभी हाल ही में मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इस वजह से जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो कि ये गोवा का भी इस समय कार्यभार देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कैंपा फंड का उपयोग किसके लिए किया जाएगा। कैंपा फंड का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इनमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त ए और बी दोनों, मतलब वृक्षारोपण पहल और वनीकरण दोनों के लिए जो है कैंपा फंड का उपयोग किया जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को अपने आंसर से मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया। तो यहाँ पे 4 आईआईटी के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मद्रास। तो आपको बता दें कि मद्रास स्थित जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उसने भारत के सबसे बेहद केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जो होती है उसमें अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अब यहाँ पे बात की गई है रैंकिंग की। तो रैंकिंग के बारे में आपको बता दें कि ये रैंकिंग जारी किसने किया है इसको। तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जो है 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान इस लिस्ट को जारी किया गया। अब यह लिस्ट जारी तो हुई, लेकिन ये किन किन श्रेणियों को दिया जाता है ये भी नोट कर लीजिए। तो यह जो है केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को उन महिलाओं को दिया जाता है जो कि केवल उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं, निजी संस्थान को भी दिया जाता है और निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय को दिया जाता है, राज्य वित्त पोषित या स्वायत्त संस्थान को दिया जाता है और राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को भी ये दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ARIIA के बारे में। तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा ARIIA रैंकिंग को 2019 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था, जो कि ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय और छात्रों के बीच विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक देना होता है। बात करते हैं हम लोग आईआईटी के बारे में। तो आईआईटी का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसे हम हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से संबोधित करते हैं। अभी तक भारत में जो आईआईटी संस्थान हैं वो 23 हैं। कितने, 23 तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं और ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले 1951 में हुई थी और संस्थापक इसके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया। तो यहाँ पे 4 पेमेंट बैंकों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया, जो कि उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। ठीक, तो यहाँ पे अभी जैसे कि आपको बता दें कि जेबीके के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट या ओटीपी के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्रों पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इससे पहले फिनो पेमेंट बैंक ने विशिष्ट ग्राहक सेवा को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य बचत खाता का शुभारंभ किया था। मतलब कि अभी
इसने जो है जन बचत खाता लॉन्च किया है। इसके पहले शुभ और भविष्य बचत खाता के नाम से इन्होंने शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं। उनको ओकली ने 2 साल के लिए भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और इस साझेदारी के तहत इनको स्पोर्ट लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंट प्रेस तकनीकी से लेंस ओकले आईवीआर पहने होंगे। अब इसमें जो है इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नज़र रखेंगे। इसके साथ ही वह विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ उनके पहले ब्रांड का प्रचार वाले सेलिब्रिटीज़ में शामिल हो गए हैं। बात करते हैं हम लोग ओकले के, तो ओकले के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो ओकले के बारे में हम लोग जानते हैं तो ओकले का जो मुख्यालय है वो फुट हिल रेंज में है, जो कि कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति है। और इसके उत्पाद जो हैं वो धूप का चश्मा, कपड़े और खेलों के उपकरण ये बनाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं वो जिम जर्नार्ड जी हैं। हम लोग यहाँ पे रोहित शर्मा के बारे में भी जान रहे थे, तो रोहित शर्मा का पूरा नाम अभी तक आप लोगों को पता है कि ना पता है, इसे नोट कर लीजिएगा। रोहित शर्मा का पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है, जो कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान है और भारतीय क्रिकेट टीम से ओपनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेलवे के द्वारा। तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है और इसमें रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल लगाने का निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके परिणाम स्वरूप आरपीएफ ने दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोचिंग फैक्ट्री, रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए 9 ड्रोन खरीदे हैं। ड्रोन की तैनाती सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उनके सहायता प्रदान करना है। मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर, रेलवे ट्रैक सेक्शन, यार्ड के साथ साथ कार्यशालाओं में बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 निजा जो है यूवी खरीदे गए हैं, जो दो निजी यूवी खरीदे गए हैं, जिससे खरीदे गए ड्रोन को रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ साथ वीडियो स्ट्रीमिंग की क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है और उन्हें ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड पर संचालित किया जा सकता है। बात कर रहे थे हम लोग रेलवे की, तो इसमें केंद्रीय रेल मंत्री जो है वो पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्म टू फार्क सर्विस पोर्टल वेद कृषि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। नितिन गडकरी जो कि एमएसएमई मंत्री हैं और वेद कृषि नामक एक ऑनलाइन फार्म टू फार्क सर्विस प्लेटफॉर्म शुरू किया है अभी इन्होंने। और पोर्टल किसानों को अपनी निराविषी कृषि उपज को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की सुविधा प्रदान करेगा और यह अचार, जूस, श्वास आदि के अलावा डेयरी उत्पादों, सब्जियों, अनाज और दालों सहित किराना उत्पादों की होम डिलीवरी को सक्षम करेगा। इसे नागपुर स्थित किसान उत्पादन संगठन वेद कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रायोजक कंपनी ने आईपीएल 2020 का प्रायोजन अधिकार प्राप्त किया? यहाँ पे 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो ड्रीम 11 भारत में स्थित एक फंतासी खेल मंच है जो कि उपयोगकर्ताओं को फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने की अनुमति देता है। यह अप्रैल 2019 में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी। इसके संस्थापक हर्ष जैन और भावित सेठ जी हैं। चलिए बात करते हैं ड्रीम 11 के बारे में कि ये किस तरीके से प्रायोजक कंपनी बनी है आईपीएल की। तो इसने अभी हाल ही में जो है एक इसका चुनाव हुआ था जिसमें ये इसका अधिकार जीती है और इसमें फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के स्थान पर
यह प्रीमियम लीग मतलब IPL 2020 का प्रायोजन अधिकार जीता है। यह 4.5 महीने के समझौते के लिए प्रायोजन अधिकार रखेगी और प्लेटफॉर्म ने इसके लिए BCCI के साथ 222 करोड़ रुपए का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने? 222 करोड़ रुपए के समझौते पर। और IPL 2020 के बारे में अगर हम लोग कहें तो IPL 2020 के जो आयोजन होना है वो 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक आयोजित होने की ये उम्मीद जताई जा रही है। ड्रीम 11 एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना हर्ष जैन और भाविश सेठ ने की। और ये यहाँ पे BCCI की अगर हम बात करें तो BCCI के अध्यक्ष आपको पता होगा सौरभ गांगुली जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वर्क्स 1972 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, चारों में जो सही आंसर है वो है अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। तो इनके बारे में बता दें तो सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वर्क्स 1972 टू 2020 नामक एक पुस्तक लिखी है और यह सितंबर 2020 तक विमोचित की जाएगी और हार्पर कलिंग्स इंडिया द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। किसके द्वारा? हार्पर कलिंग्स इंडिया द्वारा। तो इस पुस्तक के पिछले दशकों के समकालीन भारत में युद्ध और संघर्ष का एक व्यापक विवरण है और इसमें 1999 के कारगिल युद्ध सहित 1972 के बाद से सशस्त्र बलों के बड़े ऑपरेशन भी शामिल हैं। यह उनकी पिछली पुस्तक इंडियाज वर्ष ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 का सीक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा होने वाली CET परीक्षा किन पदों के लिए आयोजित की जाएगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त B एंड C दोनों। मतलब कि समूह ख और समूह ग के लिए ये भर्तियां जो है आयोजित की जा रही हैं। आपको बता दें कि 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है और यह एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी नौकरियों के लिए एक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र सरकार में गैर राजपत्रित पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, जिसे हम CET के नाम से जानते हैं, वह आयोजित की जाएगी। और CET का स्कोर 3 साल के लिए वैध है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि जैसे हम लोग जो है एग्ज़ाम देते हैं टेट और सीटेट के लिए, तो उसमें भी जो है आप देखते होंगे कि जो परीक्षाएं देते हैं वो जो उनका अंक पत्र प्राप्त होता है वो जो है 5 साल के लिए 3 साल के लिए वैध होता है। उसी प्रकार से CET का जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैध होगा और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका महत्व क्या होगा? तो इसका महत्व, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का कदम एक क्रांतिकारी सुधार है। इसे इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि एजेंसी भर्ती में आसानी और चयन की आसानी लाएगी। यह बदले में जो है उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी या सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में चयनित होने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने में आसानी होगी। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम बात करें कि इसके लिए जो है भर्ती एजेंसी के बारे में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को पहली बार केंद्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था और यह एजेंसी आर्थिक रूप से वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। यह एजेंसी को कई भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ब्रेला एंटिटी के खुदरा भुगतान प्राधिकरण हेतु फ्रेमवर्क किसने जारी किया? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, RBI ने। तो RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अम्ब्रेला एंटिटी के खुदरा भुगतान प्राधिकरण हेतु फ्रेमवर्क जारी किया। तो आपको बता दें कि यह जो है फरवरी 2021 तक इकाई हेतु आवेदन आमंत्रित करने के साथ साथ खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय अम्ब्रेला एंटिटी का प्राधिकरण फ्रेमवर्क जारी किया है और इसमें चयनित संस्थाओं को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में निगमित किया जाएगा और संभवतः लाभकारी या खंड 8 कंपनियों हो सकती हैं। और RBI द्वारा PSS अधिनियम 2007 की धारा 4 के तहत
अधिकृत की जाएगी, जो कि स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इकाई एनपीसीआई के तहत भारत में खुदरा भुगतान हेतु कार्य प्रारंभ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के चिकित्सक जिन्हें यूके में कोविड-19 कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रवि सोलंकी। तो रवि सोलंकी जो कि भारतीय मूल के एक चिकित्सक हैं, उन्हें महामारी सेवा के लिए यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कारों के लिए 19 विजेताओं में से एक विजेता के तौर पर नामित किया गया है। पूरे यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो पूरे यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 से निपटने में इन विजेताओं की असाधारण उपलब्धियों के कारण इनके नाम की घोषणा की गई है। अब रवि सोलंकी की बात कर रहे थे हम लोग। रवि सोलंकी एक ऐसे चिकित्सक हैं जो कि न्यूरोडेजेनरेटिव रोगों पर काम कर रहे हैं और उन्हें मशीन लर्निंग में काम करने वाले एक इंजीनियरिंग रेमंड सिम्स के साथ उनके स्वैच्छिक काम के लिए एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, जिन्हें आप एनएचएस के नाम से जानते हैं, चैरिटी हीरोज़ के लिए एक सुरक्षित और पूरी तरह से कार्यशील वेबसाइट बनाने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है। बात करते हैं हम लोग कि किस लिए इनको सम्मानित किया गया। तो हमने अभी बात की है कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, इस वजह से इनको जो है सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले हम लोग चर्चा करेंगे आज के 2 क्वेश्चंस की। तो जो 2 क्वेश्चंस हम लोग पूछने वाले हैं उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो चलिए बात करते हैं 2 क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें आपका एक आंसर सही होगा जो कि आपको जाके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ भी आपके वही सेम ऑप्शंस रिपीट किए गए हैं, तो मतलब कि दोनों आंसर को आपके हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आंसर देना है। और ये आपको मैं हिंट कर रहा हूँ कि दोनों दिवस ये अभी जल्दी में ही मनाए गए हैं। तो कौन सी ऐसी डेट है जो कि आप विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में और विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो जाके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लोगों को बताइए, हमें बताइए और अपनी राय दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आज की? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।